हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 15 शुरू करेंगे। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना, किसी काम की होने की क्या संभावना है, वो इस चैप्टर में हम लोग निकालते हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी को कैपिटल लेटर P से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कोई घटना घटती है या जो कोई काम होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि जिसकी संभावना हमको निकालनी है, उस काम को या उस घटना को हम कहते हैं इवेंट, और इवेंट को कैपिटल लेटर E से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो अब जब इस घटना की या इस एक्सपेरिमेंट की या इस काम की जब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो दोनों को एक साथ मिक्स करके हम लोग लिखते हैं P ऑफ E। P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इवेंट। P ऑफ E का अर्थ है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। क्या अर्थ है इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, P ऑफ E। अब जो बिल्कुल ही असंभव घटना होती है, इम्पॉसिबल इवेंट होती है, जिसका मतलब होने का कोई भी चांसेस नहीं है, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है ना। कितनी है प्रोबेबिलिटी? ज़ीरो। यानी कि जो भी इवेंट इम्पॉसिबल होगा उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी, और जो श्योर इवेंट होता है यानी कि वो घटना घटेगी ही घटेगी, हर हाल में वो काम होगा, वो एक्सपेरिमेंट हर हाल में पॉसिबल ही होगा, है ना। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी 1 होती है। P ऑफ E इज इक्वल टू 1, यानी कि ये होता है श्योर इवेंट के लिए, है ना, जिसको कि हम लोग सर्टेन इवेंट भी कहते हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1। इसका अर्थ है कि किसी भी इवेंट की जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 0, और किसी भी इवेंट की मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1। इसका अर्थ है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक वेरी करती है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 लेस देन इज इक्वल टू P ऑफ E लेस देन इज इक्वल टू 1, यानी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 0 से अधिक हो सकती है, 1 हो सकती है, और 1 से कम हो सकती है। उसकी प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है। जब भी प्रोबेबिलिटी होगी तो पॉजिटिव ही होगी, बट वो ग्रेटर देन 1 भी कभी नहीं होगी। इस 0 से लेकर के 1 तक ही प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी इवेंट की, चाहे इवेंट कोई भी क्यों नहीं हो। यहाँ पर किसी इवेंट की होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग कहते हैं P ऑफ E, और किसी इवेंट के नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। लिखते तो E बार हैं, पर E बार को हम लोग पढ़ते हैं नॉट, NOT नॉट E, यानी कि इसका अर्थ होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। प्रोबेबिलिटी ऑफ E यानी कि इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E यानी कि इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ये दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री होते हैं। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं
तो आंसर इज इक्वल टू 1 आता है। यानी कि एक फॉर्मूला तो यही हो गया, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। इसमें से हम दो फॉर्मूले और डिराइव कर सकते हैं, वो है पी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ नॉट ई, या फिर पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई। तो ये दो और फॉर्मूले उसमें से डिराइव होकर के निकल गए। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद करके रखने हैं। पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1, पी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई, 1 माइनस पी ऑफ नॉट ई, एंड पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई। अगर किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती है तो ऐसे इवेंट को हम लोग कहते हैं एलिमेंटरी इवेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंटरी इवेंट कहते हैं इसको, अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तब। और इस तरह से P ऑफ E एंड P ऑफ नॉट E को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। क्या कहते हैं इनको? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ये कहते हैं हम लोग। इन दोनों का सम इज इक्वल टू 1 होता है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है P ऑफ E, ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। आउटकम्स का अर्थ हो गया रिजल्ट्स, है ना। यानी कि नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम्स है, जो आउटकम्स हमको चाहिए, है ना, जो जिस तरह के आउटकम्स हमको चाहिए उस तरह के आउटकम्स की संख्या ऊपर, और जो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आएंगे उन सब की संख्या नीचे, है ना। अब इसको आप चाहे तो फ्रैक्शन में रहने दें, चाहे तो आप इसको डेसिमल में चेंज कर लें, चाहे तो इसको आप परसेंटेज में चेंज कर लें। डेसिमल में भी लिखेंगे तब भी वो प्रोबेबिलिटी है, फ्रैक्शन में लिखेंगे तब भी वो प्रोबेबिलिटी है, और परसेंटेज में कैलकुलेट करके लिख देंगे तब भी वो प्रोबेबिलिटी ही है। जनरली प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर हम लोग डेसिमल या फिर फ्रैक्शन में ही लिखते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग डेसिमल का ही करते हैं। तो ये हम फॉर्मूला हो गया किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। इसमें कुछ और भी जानकारियाँ हमको रहनी चाहिए चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने के लिए। आप लूडो खेलते होंगे, लूडो में एक बड़ा जो गोटी आप थ्रो करते हैं, जिसको कई लोग 6 या छक्का बोलते हैं, उसको बोला जाता है डाइस, DIC, डाइस। और उसमें आपने देखा होगा कि 6 नंबर्स उसके ऊपर नोट होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, उसके 6 साइड्स होते हैं, और हर साइड पर एक अलग नंबर डिनोटेड होता है, किसी पर 1, किसी पर 2, किसी पर 3, किसी पर 4, किसी पर 5 और किसी पर 6, यानी कि 1 से लेकर के 6 तक उसके ऊपर लिखे रहते हैं। तो ये बात हमको ध्यान में रहनी चाहिए। फिर ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो कॉइन होता है उस कॉइन के 2 साइड्स होते हैं। एक होता है हेड, जिसको कि हम लोग कैपिटल लेटर A से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉइन का जो दूसरा साइड होता है उसको कहते हैं टेल, है ना, इसको कैपिटल लेटर T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है, डाइस से रिलेटेड, कॉइन से रिलेटेड, है ना। और इनमें जो भी ये रिजल्ट्स आते हैं, जो भी आउटकम्स आते हैं, सभी के आने की संभावना एक बराबर होती है, यानी कि ये लाइकली इवेंट्स होते हैं, लाइकली आउटकम्स होते हैं। देन इसके बाद आपको ये चीज़ और याद करके रखनी है प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। प्लेइंग कार्ड्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स की अगर बात करें तो प्लेइंग कार्ड का जो एक डेक आता है, DEC के डेक, पूरी यानी कि ताश की जो पूरी एक गड्डी आती है, उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्लेइंग कार्ड्स के एक डेक में यानी कि एक गड्डी में टोटल
52 कार्ड्स होते हैं और ये जो 52 कार्ड्स होते हैं वो 4 काइंड्स के होते हैं, है ना। एक तरह के कार्ड्स पर आपने देखा होगा कि इस तरह का डिज़ाइन बना होता है और ये रेड कलर से पेंटेड होता है, इसको कहते हैं हार्ट्स, है ना, लाल पान बोलते हैं लोग। दूसरे तरह का जो कार्ड होता है उसके ऊपर आपने देखा होगा कि इस तरह से डिज़ाइन बना होता है और ये ब्लैक कलर का पेंटेड होता है, ये होता है रेड कलर का और ये होता है ब्लैक कलर का, है ना, इसको बोलते हैं स्पेड्स। ये होते हैं काला पान, है ना। और तीसरे तरह का जो कार्ड होता है उसके ऊपर कुछ इस तरह की डिज़ाइन बनी होती है ना, इनको कहते हैं क्लब्स और इनका भी कलर ब्लैक होता है। और चौथे तरह का जो कार्ड होता है उनके ऊपर इस तरह का डिज़ाइन बना होता है, इसको चिड़िया भी बोलते हैं लोग और इसको ईटिया बोलते हैं, डायमंड्स, है ना, डायमंड्स। और ये रेड कलर से, ये ब्लैक था और ये रेड कलर से कलर्ड होता है। तो ये हो गए 4 तरह के कार्ड्स ताश की गड्डी में, है ना। हर तरह का जो कार्ड है वो 13 नंबर में होता है, यानी कि 13 कार्ड्स हार्ट के भी होते हैं, 13 कार्ड स्पेड्स के भी होते हैं और 13 कार्ड्स क्लब्स के भी होते हैं और 13 ही कार्ड्स डायमंड्स के भी होते हैं। 13 + 13 + 13 + 13 ये हो गए टोटल 52 कार्ड्स। आउट ऑफ 52 कार्ड्स हम देख सकते हैं हार्ट रेड है, डायमंड रेड है, यानी कि 13 + 13 26 जो कार्ड्स हैं वो हैं रेड कलर के और ये जो स्पेड्स ये ब्लैक हैं और क्लब्स भी ब्लैक हैं, यानी कि 13 + 13 ये जो 26 कार्ड्स हैं वो ब्लैक हैं। यानी कि आउट ऑफ 52 कार्ड्स 4 काइंड्स ऑफ कार्ड्स हो गए। ईच काइंड ऑफ कार्ड 13 होता है नंबर में, संख्या में, गिनती में, और फिर ये 2 कलर्स के हो जाते हैं, है ना। तो ईच कलर का जो कार्ड है वो नंबर में 26 होता है, यानी कि 26 रेड कलर के कार्ड्स हो गए, 26 ब्लैक कलर के कार्ड्स हो गए। उसके बाद हर तरह के जो कार्ड हो गए, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो स्पेड हो, चाहे वो क्लब हो, चाहे वो डायमंड हो, उसमें फिर 13 कार्ड्स हैं टोटल। वो 13 कार्ड्स कौन कौन से होते हैं वो यहाँ से उनकी शुरुआत होती है। कार्ड के ऊपर आपने देखा होगा ये लिखा रहता है, इसको बोलते एस, ए फॉर एस होता है ना, यानी कि इक्का, जिसको हिंदी में बोला जाता है इक्का, इक्का ऐसे बोला जाता है। उसके बाद उस वहाँ पर आ जाता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये नंबर्स लिखे हुए रहते हैं। अपनी देहाती भाषा में लोग इसको दुग्गी, तिग्गी, चौगी या चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नेहला और दहला के नाम से जानते हैं देहाती भाषा में। और फिर उसके ऊपर जो अगला कार्ड होता है उसके ऊपर लिखा रहता है जे, जे फॉर जैक, इसको लोग गुलाम भी बोलते हैं। उसके बाद अगला जो कार्ड होता है उसके ऊपर लिखा रहता है क्यू, क्यू फॉर क्वीन, है ना, इसको बेगम या बीवी भी बोलते हैं ताश खेलने वाले लोकल भाषा में। और अगले कार्ड पर लिखा रहता है के, के फॉर होता है किंग, यानी कि बादशाह, राजा इसको बोला जाता है। तो ये हो गया एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया जैक, 12 हो गया क्वीन और 13 हो गया किंग। तो ये हो गए 13 टोटल कार्ड्स। इसमें से जो जैक, क्वीन और किंग होते हैं ये तीनों के ऊपर इन लेटर्स के लिखने के साथ साथ फेसेस बने होते हैं। कार्ड को आप
ऐसे रख करके देखेंगे या फिर उसको इधर से ऐसे घुमा कर देखेंगे, है ना, तो ऐसे रखें कार्ड को या फिर ऐसे रखें, आपको दोनों तरफ से ऐसे रखें चाहे ऐसे रखें, दोनों तरफ से आपको एक ही तरह से फेस दिखता है ना। इसलिए इन तीनों को कहते हैं फेस कार्ड्स। क्या कहते हैं? फेस कार्ड्स भी बोलते हैं। यानी कि हर तरह में 3 फेस कार्ड हो गए, जैक, क्वीन और किंग। तो कुल मिलकर के फेस कार्ड्स कितने बन जाएंगे? फेस कार्ड्स बन जाएंगे 3 हार्ट्स के, 3 स्पेड्स के, 3 क्लब्स के और 3 डायमंड्स के, यानी कि 3 4 जा 12 फेस कार्ड्स हो जाएंगे पूरे एक ताश की गड्डी में, एक प्लेइंग कार्ड के डेक में, जिसमें से 6 होंगे रेड कलर के और 6 होंगे ब्लैक कलर के। 3 हार्ट्स के, 3 स्पेड्स के, 3 क्लब्स के और 3 डायमंड्स के, ऐसे याद करके रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर बाकी जो कार्ड्स बच गए ये टोटल 4 होंगे, 4 एस भी, 4 2 भी, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 4 7, 4 8, 4 9, 4 10, 4 कार्ड होंगे, जिसमें से 2 कार्ड रेड और 2 कार्ड ब्लैक, यानी कि इक्का में भी 2 इक्का ब्लैक में होगा और 2 इक्का रेड में होगा। नहला भी 2 रेड में 2 ब्लैक में, दाला भी 2 रेड में और 2 ब्लैक में, इसी तरह सभी में ये होंगे। यानी कि सबकी संख्या टोटल ताश की गड्डी में 4 होगी, 2 रेड की, 2 ब्लैक के, है ना। या और हर एक कार्ड जो है वो एक हार्ट का होगा, एक स्पेड का होगा, एक डायमंड का होगा और एक क्लब का होगा। तो ये सारी जानकारी अगर दिमाग में है तो हम इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब आइए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बना के दिखाता हूं। एग्जाम्पल 1, क्या है एग्जाम्पल 1? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। अगर एक कॉइन को, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमें और आपको बता देना है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये भी हमको बताना है। तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल 1। पहले हम लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स। क्या कहोगे? जब एक कॉइन को थ्रो करेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 1 2 हो गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब हमको इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हेड यहाँ पर हमको एक ही बार दिख रहा है ना, 1 ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 2, 1/2, ये हमारा आंसर हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, ये भी निकालना था, तो टेल एक बार ही आया है तो 1 ऊपर हो गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 2, 1/2, ये हमारा सेकंड आंसर हो गया, है ना। इजी ऐसे बनाना हमको। एग्जाम्पल 2, ये देखते क्या कहता है। ये बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज। एक बैग में एक लाल रंग की गेंद है, एक नीले रंग की गेंद है और एक पीले रंग की गेंद है, और सभी गेंदों का आकार एक बराबर है। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। कृतिका बिना बैग में देखे हुए उसमें से एक गेंद बाहर निकालती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द येलो बॉल, रेड बॉल, ब्लू बॉल? क्या प्रोबेबिलिटी है येलो बॉल निकालने की, रेड बॉल निकालने की और ब्लू बॉल निकालने की? तो कैसे सॉल्व आउट करेंगे?
हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल्स। ये रेड बॉल लिखा था यानी कि 1 है। फिर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, ये भी ये ब्लू बॉल लिखा था यानी कि 1 ही है। नंबर ऑफ येलो बॉल्स, येलो बॉल्स, येलो बॉल लिखा है यानी कि 1 ही है। अब यहाँ हो गया टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, सारे मिलके कितना हो गया 1 2 3, ये हो गया ना। अब फर्स्ट पार्ट में हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल। तो येलो बॉल इसमें कितना 1 अपन में टोटल नंबर बॉल्स कितने हैं 3, तो 1/3 ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो यहाँ पर रेड बॉल कितना है जी 1, अपन में टोटल नंबर बॉल्स 3, तो 1/3 ये आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। सिमिलरली थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। ब्लू बॉल कितने इसमें 1, अपन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 3, तो 1/3 इसका भी आंसर हो गया। ऐसे इसको सॉल्व आउट करना है। देन एग्जाम्पल 3 देखते हैं हम। 3 क्या कह रहा है, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस। मान लीजिए हमने एक डाई को एक बार फेंका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? क्या प्रोबेबिलिटी है 4 से ज़्यादा नंबर आने की? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? 4 या उससे कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमको निकालनी है। तो हम कैसे लिखेंगे, एक बार फिर से वही बात, पॉसिबल आउटकम्स पहले हम लिखेंगे। अब एक डाई को जब हम लोग थ्रो करेंगे, डाइस को यानी कि लूडो का जो छक्का है उसको जब हम थ्रो करेंगे तो हो सकता है कि रिजल्ट 1 आए या 2 आए या 3 आए या 4 आए या 5 आए या फिर 6 आए। यही तो रिजल्ट्स आएंगे, तो आउटकम्स होंगे, है ना। अब हमको इसमें से प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, है ना। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 से अधिक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम देख सकते हैं 4 से अधिक इसमें कितने नंबर्स हैं 1 और 2, यही है ना। एक 5 है 4 से ग्रेटर और एक 6 है 4 से ग्रेटर, तो कितने हो गए काउंट कीजिए 1 2, तो 2 ऊपर। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे लिखते हैं ना, क्या लिखा था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया 2 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, तो 6 आएगा नीचे। अब ये कैंसिल हो रहा था, हम कैंसिल कर लेंगे, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 1/3 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4, चार या 4 से कम, 1 2 3 4 यहीं तक आएंगे ना। कितने हो गए ये 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, 4/6 हो गया। कैंसिल करें हम लोग, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 2/3 यही फाइनल आंसर हो गया। अब हम देखें एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहा है, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards.
52 पत्तों की एक गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो कार्ड निकल कर आएगा वो एक एस होगा, यानी कि एक का होगा। एंड नॉट बी एन एस, वो एक का नहीं होगा। यहाँ पर हमको पता है कि एक कार्ड में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 52। और 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में इक्के कितने होते हैं? 4। अभी अभी बताया था ना, एक हार्ट में होगा, एक स्पेड में होगा, एक क्लब में होगा और एक डायमंड में होगा। टोटल 4 इक्के होंगे, 2 लाल रंग के और 2 काले रंग के। तो नंबर ऑफ एसेस कितने हो गए जी? 4। अब फर्स्ट पार्ट में हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। तो एस कितने हैं? 4। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 13 का 52, 1/13। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देन सेकेंड पार्ट है नॉट बी एन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी एन एस। अभी वो वाला फॉर्मूला याद कीजिए जो फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था, P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1। और इसमें से P ऑफ E निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था 1 माइनस P ऑफ नॉट E, और P ऑफ नॉट E निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? 1 माइनस P ऑफ E, यही बताया था। तो यहाँ पर हमको P ऑफ E मालूम हो गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस यहाँ निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी एन एस यानी कि P ऑफ नॉट E निकालना है। तो यही वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा ना, यानी कि 1 माइनस P ऑफ E यानी कि P ऑफ एन एस इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ एन एस कितना आता? 1/13। कितना हो गया? 13 1 जा 13 माइनस 1 12/13 ना, यही 12/13 हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब आगे है एग्जाम्पल 5। Two players, Sangeeta and Reshma, play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Reshma winning the match? 2 प्लेयर्स हैं, 2 खिलाड़ियां हैं, एक संगीता और एक रेशमा है। दोनों टेनिस मैच खेल रहे हैं। यह मालूम है कि संगीता के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.62 है, तो रेशमा के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना? तो हमको मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग संगीता इज इक्वल टू 0.62। हमें निकाल देनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग रेशमा, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग संगीता। वन माइनस संगीता के विन करने की प्रोबेबिलिटी 0.62 है। 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 0.38। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। दैट्स ऑल। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 है सविता एंड हमीदा और फ्रेंड्स। सविता और हमीदा दोस्त हैं, सहेलियां हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज? ऐसे क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का जन्मदिन बिल्कुल अलग अलग होगा? एंड द सेम बर्थडे, इग्नोरिंग अ लीप ईयर, लीप ईयर को छोड़ के बात की जा रही है, और एक ही बर्थडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना? तो हम लोग यहाँ पर लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट
पहले सेकंड पार्ट कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सेम बर्थडे। पहले सेकंड पार्ट ही कर लेते हैं। सेम बर्थडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि साल के किसी एक ही दिन ना दोनों का जन्म हुआ है ना, तो एक ऊपर हो गया। और साल में टोटल कितने दिन होते हैं, 365 दिन। क्वेश्चन में पहले बोला था लीप ईयर को छोड़ करके, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 366 दिन, और जो लीप ईयर नहीं उसमें 365 दिन होते हैं ना, तो 1/365 डेज हो गया, ये आंसर हो गया। अब फर्स्ट पार्ट आसानी से हम कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग डिफरेंट बर्थडेज का। अब फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम बर्थडे, एक ही बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस ये कितना आएगा, 1 में 365 1 365 माइनस 1 364/365, ये आंसर हो गया हमारा फाइनल। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल 7। There are 40 students in class 10th of a school of whom 25 are girls and 15 are boys. एक स्कूल के 10वीं क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। The class teacher has to select one student as a class representative. क्लास टीचर को क्या करना, उस 40 स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट को क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनना है। She writes the name of each student on a separate card, the cards being identical. एक ही तरह के वो 40 कार्ड ले लेती है टीचर, और हर एक कार्ड पर किसी एक स्टूडेंट का वो नाम लिखती है। Then she puts cards in a bag and stills them thoroughly. फिर वो उन सभी कार्ड्स को क्या करती है, बैग के अंदर रख करके और उनको खूब अच्छी तरह से ऐसे मिला देती है। नेक्स्ट, शी देन ड्रॉज 1 कार्ड फ्रॉम द बैग, फिर वो उस बैग में से एक कार्ड निकालती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटेन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ अ गर्ल अ बॉय। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड निकाली है उस पर किसी एक लड़की का नाम लिखा है या किसी एक लड़के का नाम लिखा है। कैसे सॉल्व आउट करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स is equal to 40, number of girls is equal to 25 and number of boys is equal to 15। और फर्स्ट पार्ट में हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है गर्ल होने की, नेम ऑफ अ गर्ल, तो गर्ल्स की संख्या कितनी है 25 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 40, कैंसिल कीजिए 5 5 जा 25 एंड 5 8 जा 40, 5/8, ये आंसर हो गया जी। और सेकेंड पार्ट में क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द नेम ऑफ ए बॉय, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 15 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 3/8 आ गया ना, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल 8 भी देख लेते हैं। क्या कर एग्जाम्पल 8, A box contains 3 blue, 2 white and 4 red marbles. एक डब्बे के अंदर 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल रंग के मार्बल्स हैं। If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be white, blue, red? अगर उस बॉक्स में से एक मार्बल निकाला जाता है रैंडमली, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल जो मार्बल है वो वाइट है, ब्लू है या रेड है। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ red marbles is equal to 4
टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो गए? 3 + 2 5 + 4 9। देयरफॉर अब हम लोग निकाल सकते प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, नंबर ऑफ वाइट मार्बल कितने? 2 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 9। यही आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितने हैं? 3 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 9। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 1/3 आंसर हो जाएगा। एंड थर्ड पार्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हैं? 4 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? 9, 4/9। ये फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है ना। तो आज मैं आपको सारे एग्जांपल्स करवा दे रहा हूँ। इसी के बेस्ड ऑन आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा, फिर मैं सारे के सारे आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा, या फिर बोलिएगा तो पूरा एक्सरसाइज भी मैं डिस्कस कर दूंगा। अब आप फीडबैक दीजिएगा उसी के अनुसार। देने एग्जाम्पल 9, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली। हरप्रीत क्या करती है कि 2 सिक्के लेकर के एक साथ उनको उछालती है। से 1 इज ऑफ ₹1 एंड अदर ऑफ ₹2। मान लीजिए कि पहला सिक्का 1 रुपये का और दूसरा सिक्का 2 रुपये का है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम उसको 1 हेड मिले। यहाँ हम लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स। जब 2 कॉइन्स एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आएगा। हो सकता है कि पहले कॉइन पर हेड हो और दूसरे पर भी हेड हो सकता है पहले कॉइन पे हेड आया हो और दूसरे कॉइन पर टेल आ गया हो सकता है कि पहले पर भी टेल आया हो और दूसरे पर भी टेल आया हो सकता है कि पहले पर टेल हो और दूसरे पर हेड हो। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हमारी बन रही हैं जब 2 कॉइन्स एक साथ उछालते हैं। तो क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। अब हमारा इवेंट क्या है? ई क्या है? ई है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यही हमारा इवेंट है। कम से कम 1 हेड प्राप्त करना, है ना। तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स हो गए कम से कम 1 हेड होना चाहिए। अधिक से अधिक इसमें कोई बात नहीं की गई है ना। तो अधिक से अधिक कितने भी हेड हो जाएं पर कम से कम 1 जरूर होना चाहिए। तो इस हिसाब से एक हमारा फेवरेबल आउटकम ये बनता है HH, दूसरा ये बनता है HT और तीसरा ये बनता है TH। ये नहीं बनता क्योंकि दोनों TT है, इसमें एक भी हेड नहीं है। तो अब हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1 2 3 हो गए। तो P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गया? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 3/4। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। देन एग्जाम्पल 10 में स्टार लगा हुआ है यहाँ पर, और स्टार का मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, फिर भी हम इसको देखते हैं। इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक
has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes after she starts playing. एक म्यूजिकल चेयर गेम हो रहा है और जिसको जिम्मेदारी दी गई म्यूजिक प्ले करने के लिए उसको ये कहा जा रहा है कि 2 मिनट का अंतराल पे, है ना, वो कभी भी उस म्यूजिक को बंद कर सकती है. What is the probability that the music will stop within the first half minute after starting? क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टार्ट करने के आधे घंटे, है ना, विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट, पहले आधे मिनट के अंदर वो म्यूजिक को स्टॉप करेगी. तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पी ऑफ ई, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं. देखिए आधे मिनट के अंदर उसको म्यूजिक स्टॉप करना है, तो आधा मिनट हो गया ऊपर न्यूमरेटर में, और उसको टाइम लिमिट कितना है, 2 मिनट के अंदर स्टॉप कर सकते हैं कभी भी, यानी कि कुल टाइम हो गया 2 मिनट्स. फेवरेबल टाइम हमारा हो गया आधा मिनट, हाफ मिनट, और टोटल टाइम हो गया 2 मिनट्स. तो यही बन गया फेवरेबल अपन में टोटल, हाफ अपन में 2, इसका अपन में कुछ नहीं तो 1. अब इसको हम करें तो 1/2 इंटू ये प्लट करके फिर 1/2 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1/2 2 जा 4. यही हमारा फाइनल आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल 11. इस पे भी स्टार लगा हुआ है, एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, फिर भी हम देखते हैं. मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 15.2. यहाँ एक फिगर बना हुआ है 15.2. इस फिगर में ये जो एक रेक्टेंगल बना हुआ है ना, इस रेक्टेंगल में ऐसा लग रहा है कि ये पूरा एक रेक्टेंगल बना हुआ है इस फिगर के अंदर. फिगर 15.2 में ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल बना हुआ, आप ध्यान से देखिए, है ना. अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन, और इसी रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर कहीं ना कहीं उस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर दी जा रही है, रिपोर्ट की जा रही है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर? ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हेलीकॉप्टर इस लेक में क्रैश हुआ होगा, इस एरिया में, जितने एरिया में लेक है उतने में क्रैश हुआ होगा. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? इस एरिया ऑफ लेक, यही हमारा फेवरेबल है, तो एरिया ऑफ लेक अपन में टोटल बन रहा है एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 11, इसमें हम ये डायग्राम लेंगे, ऐसा ही डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन में. यहाँ पर एक लेक है, इसका नाम हम लिख लेते हैं ABCD, और इस लेक के लिए लिख लेते हैं EFG. ये जो लेक की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक कैपिटल L, ये है 9 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक जो ये टोटल डिस्टेंस है, कैपिटल लेटर B से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो है 4.5 किलोमीटर. यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 6 किलोमीटर. अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस 9 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 9 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बच जाएगा? 3 किलोमीटर. ये 3 किलोमीटर हो गया. यहाँ से यहाँ तक 4.5 किलोमीटर है, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक 4.5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बच जाएगा? 2.5 किलोमीटर्स. यानी कि ये 2.5 किलोमीटर
स्मॉल बी हो गया लेग के लिए ब्रेड्थ हो गया, और ये 3 किलोमीटर लेग के लिए लेंथ हो गया, यानी कि इसको हम लोग स्मॉल लेटर एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एरिया ऑफ लेग यानी कि एल बी अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल बी, कैपिटल एल स्मॉल एल बी अपॉन में कैपिटल एल बी। स्मॉल एल हमारा कितना है 3 इंटू स्मॉल बी कितना है 2.5 अपॉन में कैपिटल एल कितना है 9 इंटू कैपिटल बी कितना है 4.5। यहाँ भी राइट हैंड से एक डिजिट डेसिमल है, यहाँ भी राइट हैंड से एक डिजिट डेसिमल है, डेसिमल कैंसिल हो गया। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45 हो जाएगा। ये हो गया 5 1 जा 5 अपॉन में 9 3 जा 27 और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 12। A cartoon consists of 100 shots of which 88 are good, 8 have minor defects and 4 have major defects। एक कार्टून में 100 शॉट हैं जिसमें से 88 अच्छे हैं और 8 में माइनर डिफेक्ट है और 4 में मेजर डिफेक्ट है। जिमी a trader will only accept the shots which are good, but Sujata another trader will only reject the shots which have major defects। जिमी एक ट्रेडर है, उसको सिर्फ वही शॉट एक्सेप्टेबल है जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, यानी कि जो गुड है, और सुजाता एक दूसरी ट्रेडर है, वो सिर्फ और सिर्फ मेजर डिफेक्ट वाले शॉट्स को ही रिजेक्ट करेगी, बाकी सबको परचेज करेगी। One shot is drawn at random from the cartoon. What is the probability that it is acceptable to Jimmy and it is acceptable to Sujata? अगर उस कार्टून में से एक शॉट को हम निकालते रैंडमली तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जिमी के लिए एक्सेप्टेबल होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सुजाता के लिए एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ शॉट्स is equal to 100, number of good shots is equal to 88, number of shots with minor defects is equal to 8, number of shots with major defects is equal to 4। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्सेप्टेबल टू जिमी। जिमी को तो ओनली गुड शॉट ही एक्सेप्टेबल है। गुड शॉट्स की संख्या कितनी 88 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ शॉट्स 100। यहाँ पर दो जीरो है, यहाँ राइट हैंड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए 0.88, यह आंसर हाजिर। और नेक्स्ट निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेबल टू सुजाता। सुजाता सिर्फ मेजर डिफेक्ट वाले शॉट को ही रिजेक्ट करेगी, तो वो कौन से शॉट लेगी? गुड शॉट और माइनर डिफेक्ट्स वाले शॉट लेगी। 88 + 8 कितना हो गया 96 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ शॉट्स 100। यहाँ 2 जीरो, यहाँ राइट हैंड से 2 डिजिट डेसिमल लगा दीजिए 0.96, ये फाइनल आंसर हो गया। देन एग्जाम्पल 13, 2 dice, 1 blue and 1 grey are thrown at the same time। 2 डाई हैं, एक ब्लू है और एक ग्रे है, दोनों को एक साथ थ्रो किया जाता है। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी उसके पॉसिबल आउटकम्स होंगे सारे के सारे लिखिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज। दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आएंगे उन दोनों को जोड़ने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि 8 आए, 13 आए या फिर लेस देन और इक्वल टू
12 है। तो हम लोग लिखे पहले पॉसिबल आउटकम्स, ऐसे एक हम लोग टेबल बना लेंगे। यहाँ हम लोग, हमारे पास 2 डाइस हैं, एक है ब्लू, तो ब्लू डाइस का रिजल्ट हम इधर लिख लेते हैं, या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। ये पॉसिबल रिजल्ट्स बनते हैं। और नीचे हम ले लेते हैं दूसरे डाइस का जो कि ग्रे कलर का है, उसका हम नीचे लिख लेते हैं। तो या तो उस पर 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6, यही आने वाले हैं। अब हमको सम चाहिए। अगर ये दोनों आता है तो 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6, 1 + 6 7, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 2 + 5 7, 2 + 6 8, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 4 7, 3 + 5 8, 3 + 6 9, 4 + 1 5, 4 + 2 6, 4 + 3 7, 4 + 4 8, 4 + 5 9, 4 + 6 10, 5 + 1 6, 5 + 2 7, 5 + 3 8, 5 + 4 9, 5 + 5 10, 5 + 6 11, 6 + 1 7, 6 + 2 8, 6 + 3 9, 6 + 4 10, 6 + 5 11, 6 + 6 12। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए 36। अब हमको निकालनी है फर्स्ट पार्ट में 8 आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए इसमें 8 कितने बार आए हैं, काउंट करते हम लोग। 1 2 3 4 5 टाइम्स 8 आए ना, तो 5 ऊपर और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 नीचे, तो 5/36 ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 13 कितनी बार है? एक बार भी नहीं आया, यानी कि 0/36। 0 को 36 से डिवाइड करके आएगा आंसर 0। और फिर थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी लेस देन और इज इक्वल टू 12। लेस देन और इज इक्वल टू 12 में तो ये सारे आ गए, यानी कि 36 के 36 आ गए, अपॉन में 36 कैंसिल होकर के कितना हो गया? 1। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से चैप्टर का इंट्रो आपको दे दिया, इंट्रोडक्शन, और इसमें 13 एग्जाम्पल्स थे। 13 के 13 एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। कम से कम आप इंट्रोडक्शन पे कमांड कर रहे हो, और इन 13 एग्जाम्पल्स को तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करके पूरा कमांड कर लें। फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आपसे हम एक्सरसाइज भी डिस्कस कर देंगे।